चलिए इस वीडियो के अंदर हम जो है एक चैप्टर सीखने वाले हैं जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम है साहब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए इसके नाम से ही इसको शुरू करते हैं कि इसके नाम में ही इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा वर्ड कैपिटल की। तो सर इस चैप्टर के हिसाब से अगर बात करें तो कैपिटल इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या फिर डेप्ट बोल सकते हैं इसको, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है सर। तो कैपिटल के अंदर इस चैप्टर में हम लोग के पास क्या क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, रिटेन्ड अर्निंग। तो ये सब हमारे लिए क्या है, कैपिटल का सोर्स है। तो सर कॉस्ट क्या होती है, आपको मालूम है ये पैसा हम लोग मार्केट से लेते हैं। जैसे कि कंपनीज मार्केट के अंदर शेयर इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है। तो यहाँ पे जब ये इशू करती हैं तो ये पैसा लोग बाग इन्वेस्ट क्यों करते हैं, फॉर समथिंग इन रिटर्न। और इन्वेस्टर के लिए तो वो रिटर्न है, पर एज अ कंपनी अगर आप देखो तो वो पैसों को जो आप रिटर्न में उन लोगों को, जो इन्वेस्टर्स को आप दोगे, उनके लिए वो क्या हो गई, एक तरीके से कॉस्ट हो गई। ठीक है। तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स को जैसे आप डिविडेंड देते हो, अगर आप लोन्स और बॉन्ड्स और पेपर अगर इशू करते हो या फिर डेप्ट लेते हो, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये जो आप कॉस्ट इनकर कर रहे हो, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स को लाने के लिए जो पैसा आप खर्च कर रहे हो या फिर उनको रखने के लिए आप जो पैसा दे रहे हो इन द रूम ऑफ जो पैसा आप दे रहे हो इन द वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, वो पैसा आपके लिए क्या हो जाती है, कॉस्ट। ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिबेंचर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है बेटा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर के लिए हम पढ़ेंगे, तो डिबेंचर आपके पास में दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं आपके इररिडीमेबल और एक होते हैं रिडीमेबल। सर इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, वो डिबेंचर्स जो कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ नहीं इशू होते, मतलब इनका रिडम्पशन तब होगा जब कंपनी बंद हो जाएगी। जबकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ इशू होते हैं। फॉर एग्जांपल 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो जिन भी साल के लिए वो इशू होते हैं तो उनको बोलते हैं हम रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इररिडीमेबल की। तो सर हमें कॉस्ट को डिनोट करना है, तो कॉस्ट को यहाँ पे किससे डिनोट करा जाता है, के से। किसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, डिबेंचर की, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे के डी। अब दो तरीके से कॉस्ट निकलती है, एक निकलती है बिफोर टैक्स और एक निकलती है आफ्टर टैक्स। पहले मैं बात कर रहा हूँ बिफोर टैक्स की, तो बिफोर टैक्स को मैं शॉर्ट में लिखूँगा बी टी और इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूँगा। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। अगर सर यही आफ्टर टैक्स होता तो फॉर्मूला बन जाता के डी 80 मतलब आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100।
ये फॉर्मूला किसका था? आपका इररिडीमेबल का था। सर इंटरेस्ट क्या होता है? जो भी इंटरेस्ट आपको डिबेंचर के साथ चुकाना है, अगर आपको पता हो तो डिबेंचर के साथ में लिखा रहता है परसेंटेज डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर, ऐसे करके आपके डिबेंचर के साथ में लिखा रहता है। तो व्हाट इज़ दैट परसेंटेज? वो उसकी इंटरेस्ट रेट को बताता है। अगर लिखा है यहाँ पे 9% डिबेंचर, तो ये 9% क्या है? उसकी इंटरेस्ट की रेट है। ठीक है। व्हाट इज़ नेट प्रोसीड? नेट प्रोसीड वो पैसा है जो आपने इशू के टाइम पे प्राप्त किया होगा या इशू के टाइम पे आपको वो पैसा मिला होगा। जब आपने डिबेंचर इशू करे होंगे उस टाइम पे जो पैसा आपको मिला होगा वो क्या होता है? नेट प्रोसीड कहलाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इररिडीमेबल डिबेंचर्स की। तो इररिडीमेबल में भी सेम प्रोसीजर। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ के कॉस्ट को, डी डिबेंचर, और पहले लिखता हूँ मैं आफ्टर टैक्स, सॉरी बिफोर टैक्स। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ अलग है थोड़ा सा। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल अपॉन में आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। सर आर वी क्या होता है? रिडम्पशन वैल्यू। जितने पैसे आपको रिडम्पशन के टाइम पे देने होंगे वो क्या हो गई? उसके लिए आर वी हो गई। एन पी वही नेट प्रोसीड, जो पैसा आपको इशू के टाइम पे मिला वो क्या हो गया? नेट प्रोसीड हो गया। एन नंबर ऑफ ईयर्स। सर कितने नंबर ऑफ ईयर्स? जितने साल के लिए आपकी सिक्योरिटी इशू हुई है वो क्या आपके लिए नंबर ऑफ ईयर्स हो गया। ठीक है। तो देखिए इंटरेस्ट प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन और आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। आर वी और एन पी के अंदर ऊपर जो है माइनस का साइन, नीचे आता है प्लस का साइन, ऊपर आता है एन और नीचे आता है यहाँ पे 2। ठीक है। इसी को अगर हम लोग बिफोर टैक्स के हिसाब से लिखे तो बस इंटरेस्ट के पास में 1 माइनस टैक्स रेट आ जाएगा। तो देखिए उसको कैसे लिखते हैं। तो के डी बिफोर आफ्टर टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन और आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100। सेम फॉर्मूला है बिल्कुल, बस यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस टी, वेयर टी इज टैक्स रेट। तो चलिए अब मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख दिया है। एक्स लिमिटेड इशूड रुपीज़ 10 लाख 12% डिबेंचर, 12% बेटा, 12% क्या है? इसकी इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे। ठीक है। तो 10 लाख रुपए के 12% डिबेंचर इशू कर रखे हैं इन्होंने फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर क्वेश्चन में आपको एक पीरियड दे रखा है कि इतने साल के लिए डिबेंचर इशू हुए हैं, तो मतलब ये कौन से डिबेंचर है? रिडीमेबल डिबेंचर है। बट इफ़ अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये कब रिडीम होंगे, तो वो कौन से माने जाएंगे? इरिडीमेबल। ठीक है। तो ये कितने साल के लिए? 7 ईयर्स के लिए ये इशू हुए हैं, मतलब ये कौन से हैं? रिडीमेबल नेचर के हैं। कैलकुलेट इट्स कॉस्ट इफ़ दे आर इशूड नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट 10% प्रीमियम, नंबर 3 एट 10% डिस्काउंट। फोर्थ पे लिखा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ ब्रोकरेज इज पेड 2% इफ इशूड एट पार। ये पार्ट हम बाद में देखेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट सेकेंड एट पार एट प्रीमियम और एक डिस्काउंट पे इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखो यहाँ पे कहीं पर भी आपको टैक्स की रेट नहीं दे रखी, तो मतलब ये बिफोर टैक्स है, ठीक है। तो बिफोर टैक्स का जो फॉर्मूला है वो है के डी बिफोर टैक्स इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, अब ये रिडीमेबल है, तो प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल अपॉन में आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.6%। मैंने यहाँ पे लिख लिया है फेस वैल्यू को, और फेस वैल्यू जो है वो है 10 लाख रुपए की। अब डिस्काउंट है साहब, डिस्काउंट में 10% पैसे कम आएंगे आपके पास में, तो मैंने यहाँ लिख दिया लेस डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये, और यहाँ पे हमने इसको लेस किया तो आ गया 9 लाख रुपए। तो ये आपकी नेट प्रोसीड हो गई, ठीक है। वापस वही फॉर्मूले में पुट करते हैं, इंटरेस्ट तो वही रहेगा जो फेस वैल्यू पे आता है 1,20,000 रुपये, प्लस रिडम्पशन पे उतने ही पैसे देने हैं 10 लाख रुपए, पर इशू करने पे कितना है यहाँ पे 9 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय एन कितना है आपका 7 है। फिर वापस से यहाँ पे 10 लाख प्लस 9 लाख डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1,20,000 प्लस अभी प्लस का 1 लाख अपॉन 7 आएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 तो आएगा 9,50,000 रुपये। इसको आप पूरा सॉल्व कर लो, और जो फाइनल आंसर आएगा पहले आप इसको डिवाइड करो, इसमें ऐड करो और इसको डिवाइड कर दो, इससे होल डिवाइड कर दो। इसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा आपका 14.135%, ये आपका फाइनल आंसर इसके अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और एनालिसिस इसका कर सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज जो आया वो आया 12%, यहाँ पे आया 10.06 और यहाँ पे आया 14.135%। सर आप तो शुरू में कह रहे थे जो इंटरेस्ट आप देते हो वही आपकी कॉस्ट होती है, और इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में आप कह रहे हो सर 12% है, तो यहाँ पे ये फाइनल रेट अलग अलग क्यों आ रही है? बेटा थोड़ा सा गौर करके देखो, यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे थे और आपके पास आए भी कितने हैं 10 लाख रुपए, और आप इंटरेस्ट भी किसका दे रहे हो 12 लाख रुपये 1,20,000 रुपये, वो भी आप 10 लाख के ऊपर ही दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रेट एग्जैक्टली कितनी आई है 12% आई है। पर अगर आप इधर की बात करो तो आपके पास पैसे कितना आए हैं 11 लाख रुपए, पर आप इंटरेस्ट किसका दे रहे हो 12%, 10 लाख रुपए का दे रहे हो। जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो ना 12% वो किसका दे रहे हो 10 लाख का। सर आप 11 लाख रुपए लेके इंटरेस्ट 10 लाख के अमाउंट पे दे रहे हो, मतलब ज़्यादा पैसे लेकर के आप कम पैसों के ऊपर क्या दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मतलब आपका ब्याज तो 10 लाख पे लग रहा है पर पैसे आप 11 लाख ले चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेयर जब यहाँ की बात करते हैं तो रुपए कितना है आपके पास में 9 लाख रुपए, पर आप ब्याज कितने रुपए का दे रहे हो 10 लाख रुपए का। मतलब कम पैसे लेके 9 लाख रुपए लेके आप ज़्यादा रुपयों का क्या दे रहे हो, ब्याज दे रहे हो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी इंटरेस्ट रेट क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जानी है। तो इसीलिए यहाँ पे आपकी जो इंटरेस्ट रेट है 12% से बढ़ के 14.135% हो गई है, ठीक है। अब इसका एक लास्ट पोर्शन और था कि इफ़ दे आर इशूड एट पार और उस पर 2% ब्रोकरेज भी देनी हो, ठीक है। तो उस पार्ट को और हम लोग देख लेते हैं। अब आप जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसके अंदर लिखा है कि जो ब्रोकरेज है वो 2% है। सर ब्रोकरेज क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जो आपका इशू के टाइम पे लगा होता है। तो मतलब अगर जब आपने डिबेंचर इशू करे होंगे तो उस टाइम पे आपने कुछ खर्चा पे किया होगा। अगर आप कोई खर्चा पे कर रहे हो तो मतलब क्या है उसका, कि आपने जो खर्चा पे किया है उसकी वजह से आपके पास इशू के टाइम पे कम पैसे आए होंगे, ठीक है। सर बात तो सही कह रहे हो। तो देखो बात सुनो, मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे मुझे वापस से क्या निकालनी पड़ेगी, नेट प्रोसीड, ठीक है। अब देखो नेट प्रोसीड निकालने के लिए
सबसे पहले मैंने लिखा फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू दे रखी थी 10 लाख रुपए, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से इशू कॉस्ट, जो कि है कितनी, ब्रोकरेज @ 2%। अब सर क्वेश्चन में तो सिर्फ लिखा था 2%, अब सर 2% किसका लें? तो देखो आपको ब्रोकरेज के अलावा अगर कोई सा भी एक्सपेंडिचर दे रखा हो, यहाँ तो सिर्फ ब्रोकरेज दे रखा है, इसके अलावा आपके क्वेश्चन में 4-5 और एक्सपेंडिचर भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रिंटिंग दे दिया, आपका और कोई दे दिया, अंडर राइटिंग कमीशन दे दिया, ऐसे करते करते आपको बहुत सारे अगर एक्सपेंडिचर दे दिए जाए तो वो आपको हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करने हैं। तो एक साथ 4-5 और एक्सपेंडिचर आ सकते थे, वो भी आप ले सकते हो यहाँ पे। साथ ही साथ में इस क्वेश्चन में और क्या ऐड हो सकता था, ये इशू एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी हो सकते थे। तो अगर ये प्रीमियम पे होते तो यहाँ पे ऐड हो जाता प्रीमियम और ब्रोकरेज डिस्काउंट माइनस हो जाता। तो सर ब्रोकरेज फिर भी फेस वैल्यू पे लेना है, प्रीमियम वाले अमाउंट पे लेना है, फिर भी आपको ब्रोकरेज का लेना है, फेस वैल्यू के ऊपर लेना है, ठीक है। अगर दोबारा सुनो, अगर आपके शेयर या डिबेंचर्स जो भी हैं, अगर ये प्रीमियम या डिस्काउंट पे भी इशू हुए हैं और आपको ब्रोकरेज तो भी दे रखा है, तो उस भी केस में आपको ये ब्रोकरेज जो है तब भी फेस वैल्यू के ऊपर ही निकालना है, ठीक है। तो लो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2% लेना है, तो 2% किसका, 10 लाख का, तो वो हो गया आपका 20,000 रुपये, जो कि मैंने इसमें से माइनस कर दिया। इसमें से माइनस करा तो यह आया कितना, 9,80,000 रुपये, ठीक है। अब आपका नेट प्रोसीड आ गया है, आप इजीली इसको फिल करके क्वेश्चन के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर ये वाले जो डिबेंचर हैं ये 10% डिस्काउंट पे होते हैं और साथ में आपको 2% ब्रोकरेज भी देनी होती, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट प्लस 2% ब्रोकरेज, अगर ऐसा हुआ होता फॉर एग्जांपल, तो मैं इसको कैसे करता, तो यहाँ पे मैं लिखता फेस वैल्यू कितनी लिखी मैंने, 10 लाख रुपए, इसमें से लेस करता सबसे पहले डिस्काउंट @ 10%, 10% किसका, फेस वैल्यू का, जो कि होगा 1 लाख रुपए, मैंने माइनस कर दिया। इसमें से लेस कर दूंगा ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज किसका लूँ, इसको माइनस करने के बाद वाले का 10 लाख का, 10 लाख का ब्रोकरेज @ 2%, तो 10 लाख का 2% कितना, 20,000 रुपये। इसको माइनस कर दो आप लोग, तो आपका जो आ गया 8,80,000 रुपये के आ गया, आपका नेट प्रोसीड आ गया। ऐसी प्रीमियम होता तो प्रीमियम में ऐड हो जाता और यहाँ पे इसमें ब्रोकरेज लेस हो जाता और आपका नेट प्रोसीड निकल जाता, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।